Ms. Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Management of Natural Resources, and in this session we are here going to discuss about forest and wildlife. This is the set 1 of forest and wildlife, that is इसमें हम स्टडी करेंगे about forest and stakeholders, जबकि हम सेकेंड जो forest and wildlife सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे about sustainable management and wildlife conservation. Clear? So let's start the session with forest. It is an extensive area of land covered with trees and other plants. Forest क्या है? Simply जो forest है वो land का वो extensive area है जो trees से और plants से covered रहता है. This is a plant community made of trees, shrubs, herbs, etc. हम ये भी बोल सकते हैं कि जो forest है ये वो plant community है जो trees से, shrubs से, herbs से मिलके बनता है. Clear? That forest is an extensive area of land covered with trees and other plants, and this is a plant community made of trees, shrubs, herbs, etc. And they grow in almost all parts of earth from cold polar areas to hot equatorial areas. जो फॉरेस्ट हैं वो लगभग सारे अर्थ के प्लांट जितने भी पार्ट्स हैं हर एक पार्ट में ग्रो रहते हैं. यदि कोल्ड पोलर एरियाज हैं वहां पे भी फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे. यदि हॉट इक्वेटोरियल एरियाज हैं वहां पे भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे. हाई माउंटेन्स पे भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे और लो प्लेन्स में भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे. सेम जितने भी वेट एरियाज हैं, क्लियर, जितने भी वेट एरियाज हैं वहां पे भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे और ड्राई डेजर्ट जो है वर्ल्ड के वहां पे भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे. तो क्लियर सी बात है कि फॉरेस्ट जो है ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में अवेलेबल है. अर्थ के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, वेट हो, प्लेन्स हो या फिर माउंटेन एरिया हो, इक्वेटोरियल एरिया हो या कोल्ड पोलर एरिया हो, हर एक एरिया में आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे. अब बताती है जो फॉरेस्ट है उन्हें कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट क्या है. नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. Actually, they need to conserve in order to preserve the biodiversity found in the forest. Forest में एक different type की biodiversity मिलती है. That is, forest में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, आपको काफी सारे तरीके के plants मिलेंगे, आपको habitats मिलेंगे, plant species मिलेंगे, animal species मिलेंगे. That is, जो forest है उसमें एक बहुत diverse biodiversity आपको मिल जाएगी. उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसे प्रिजर्व करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम फॉरेस्ट को भी कंजर्व करें. क्लियर? दैट दे नीड टू बी कंजर्व इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन द फॉरेस्ट. Also, they provide habitat to numerous species of plants and animals. All inhabitants get food and protection from the forest. जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं वो डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं. हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज उनका रहना, खाना पीना, प्रोटेक्शन सब फॉरेस्ट की जिम्मेदारी होती है, फॉरेस्ट में ही होती है. दिस ऑल इनहैबिटेंट्स गेट फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट. ये जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं वो फूड है या प्रोटेक्शन है वो सब कहाँ से लेते हैं? वो सब फॉरेस्ट से ही गेन करते हैं. समझ में आया? तो सिंपली फॉरेस्ट एक तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व करने के लिए कंजर्वेशन की उनकी रिक्वायरमेंट है. सेकंड, जितने भी हमारे स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल्स स्पीसीज हैं, उनके फूड के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो वहां पे उनका हैबिटेट की तरह वर्क करते हैं. क्लियर? इसके बाद आता है दैट दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन. सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट करना ये भी किसका वर्क है? ये भी जो फॉरेस्ट है उनका वर्क है. दैट इज, फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट में काफी टाइप के प्लांट्स अवेलेबल रहेंगे, ट्रीज अवेलेबल रहेंगे. उनकी जो रूट्स हैं वो जो सॉइल है उसको स्टेबलाइज करके रखती है. दैट इज, उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को इस तरीके से पकड़ के रखती है कि सॉइल इरोड नहीं हो पाती. क्लियर? सो दे आल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन. Removal of forest disturbs the ecological balance that causes floods and droughts. देखिए यदि जो फॉरेस्ट है उनको रिमूव कर दिया जाए तो उनको रिमूव करने की वजह से क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लड्स है, जो ड्रॉट्स हैं वो भी आ सकते हैं, उनके भी चांसेस रहते हैं. और वी कैन से दैट विल कॉज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स डेफिनेटली. उनकी वजह से जो फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं वो डेफिनेटली क्रिएट हो जाएंगी. तो सिंपली दिस इज द रीजन जो फॉरेस्ट है उन्हें कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? ऑल्सो द लीव्स ऑफ ट्रीज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वाइटल फिनोमिनन ऑफ लाइफ.
सिंपली एज यू नो, जो लीव्स हैं, ट्रीज की जो लीव्स है वो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और जो ऑक्सीजन है उसे रिलीज करती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये क्या है, लाइफ का एक वाइटल फिनोमेनन है। सिंपली जब ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तब ट्रीज अगेन से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यदि ह्यूमंस की लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, और जब ट्रीज की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट की भी हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो जितने भी ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली दे प्रोवाइड टिम्बर टू मैन फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन। ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो पर्सन को, मैन को टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में जो भी वुड चाहिए होती है या अदर मटेरियल चाहिए होता है वो सब वो कहाँ से गेन करता है, फॉरेस्ट से गेन करता है। तो सिंपली जो फॉरेस्ट है वो एज अ रिसोर्स वर्क करते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स। ऑब्वियसली जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनकी भी सोर्स क्या है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के थ्रू ही हमें एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स मिलते हैं। न्यूमरस वैक्सेस एंड ऑयल्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से काफी सारे वैक्सेस मिलते हैं, हमें ऑयल्स मिलते हैं जिनकी हमें डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फॉरेस्ट से ऑब्टेन होते हैं। सैप ऑफ ट्रीज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ गुड्स। जो ट्रीज है उनकी जो सैप है वो एक रॉ मटेरियल की तरह वर्क करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ गुड्स। काफी टाइप की चीजों को मैन्युफैक्चर करने में जो ट्री की सैप है उसका हम यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फॉरेस्ट की यूजेस हैं। अब जब फॉरेस्ट इतना यूजेबल है और फॉरेस्ट से हम इतनी चीजों को गेन करते हैं तो ऑब्वियसली उन चीजों को अगेन से गेन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखें। क्लियर? सो नेक्स्ट है, द बार्क ऑफ ट्री आर यूज्ड टू मेक कॉर्क एंड मेडिसिन। जो ट्रीज है उनकी जो बार्क रहती है वो कॉर्क बनाने के काम आता है, मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। A variety of chemicals are produced from forests for their use in tanning of leather, inks, dyes, medicine, alcohol, etc. काफी सारी केमिकल्स की वेराइटीज फॉरेस्ट से मिलती है जो लेदर के टैनिंग में यूज आते हैं, इंक्स में यूज आती है, डाइज में, मेडिसिन में, अल्कोहल में यूज आती है। तो अभी हमने देखा कितने सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर वी कैन से फॉरेस्ट से हम उन रिसोर्सेज को गेन करते हैं। तो यदि हम उन रिसोर्सेज को अगेन से गेन करना चाहते हैं, यदि हम उन रिसोर्सेज का फायदा लेना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली क्या चाहिए होगा कि हम जो फॉरेस्ट है उन्हें कंजर्व करके रखें, क्योंकि यदि फॉरेस्ट कंजर्व नहीं रहेंगी तो ये सारी नीड्स हमारी फुलफिल नहीं होंगी। क्लियर? अब बात आती है स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको बताया था इस सेशन में हम फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे और स्टेक होल्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? A stakeholder can be a person or group or an organization that may be affected or have any kind of interest in the project. कोई भी जो प्रोजेक्ट हो रहा है, यदि उसमें कोई भी पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, क्लियर, कोई भी पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता है या फिर वो उसमें इंटरेस्ट रहने की वजह से अफेक्ट होता है, या वी कैन से किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहता है, तो उसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्लियर? दैट अ स्टेक होल्डर कैन बी अ पर्सन और अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मे बी अफेक्टेड और हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। एक्चुअली ऑल द स्टेक होल्डर्स आर नॉट इक्वल। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। एवरी स्टेक होल्डर हैज हिज ओन एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी खुद की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, and they should be handled the way he expects, और उन्हें उसी वे में हैंडल किया जाता है जिन वे में वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि जो डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी वेज होती हैं जिनमें हमें उन्हें हैंडल करना पड़ता है। सो वी कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वी नीड टू लुक एट द स्टेक होल्डर्स। जब भी हम फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात करते हैं, जब भी हमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें कुछ स्टेक होल्डर्स को देखना होता है। कौन से स्टेक होल्डर्स पे? 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। वो पीपल जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं
और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, उनकी लाइफ के जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए यदि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के अराउंड रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, तो फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हमारे वो हो गए। सेकेंड हमारे स्टेक होल्डर होते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। क्लियर? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। क्लियर? जो फॉरेस्ट की लैंड है उसे ओन करते हैं और वहां के जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट से जो रिसोर्सेज मिलती हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं फ्रॉम दोज हु यूज टेंडू लीव्स टू मेक बीडीज टू द वंस with paper mills who use various forest produce but are not dependent on the forest in any one area। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये वो होते हैं जो सिंपली बीडी बनाने के लिए टेंडू लीव्स का यूज करते हैं या फिर पेपर बनाने के लिए डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, लेकिन ये भी रहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किसी एक एरिया के फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते। उन्हें जहाँ से जिस भी फॉरेस्ट से बेटर मटेरियल मिलेगा, बेटर क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा, वो वहां से उस चीज को लेंगे। तो तीन अभी हमने स्टडी कर लिए, लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्टिक हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो भी वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट हैं, जैसे नॉर्मली यंग पीपल्स होते हैं या फिर वो पीपल जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं। क्लियर? सो दे वांटेड टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म। तो अभी हमने देखा चार टाइप के हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स रहते हैं। फर्स्ट लोकल पीपल, सेकंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फोर्थ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि कैसे जो फॉरेस्ट है उसका रिलेशन स्टेक होल्डर्स के साथ रहता है। So that was all about, but it's a time for challenging question mark now, and your today's question is, why did Amrita Devi Vishnoi sacrifice her life and in which year? क्यों अमृता देवी विश्नोई ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और किस ईयर में किया? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in 1731, Amrita Devi Vishnoi, along with 363 other people, sacrificed her life for the protection of khejri trees in खेजराली गांव near जोधपुर in राजस्थान। एक खेजराली गांव था, ठीक है, खेजराली विलेज था। वहां पे क्या हुआ, जो खेजरी ट्रीज हैं उनको कट किया जा रहा था। उनकी प्रोटेक्शन के लिए अमृता देवी विश्नोई जो लीडर रही थी, उनके साथ 363 पीपल्स ने अपनी जान दे दी, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये कहाँ पे हुआ था? ये जोधपुर के पास राजस्थान में हुआ था इन 1731। इज दैट क्लियर? दैट इन 1731 अमृता देवी विश्नोई along with 363 other people sacrificed her life for the protection of khejri trees in Khejrali gaon near Jodhpur in Rajasthan. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ऐसा है कि हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे तभी हमने स्टडी किया अबाउट द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट और जो भी रिसोर्सेज हम फॉरेस्ट से गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में भी स्टडी किया। सो आई गेस दिस वाज एनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।